Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dikshit. Today we are going to continue with the chapter number 11, that is work and energy. So students, in the previous class we have studied about the kinetic energy, its mathematical derivation we have studied. Today we are going to start with the potential energy, right? So potential energy is the energy which is possessed by a body by virtue of its position. यानी कि किसी भी बॉडी की जो एनर्जी होती है उसकी पोजीशन की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये पेन जो है मेरे हाथ में इस तरह से है, तो इसके पास जो एनर्जी है, इसकी पोजीशन की वजह से इसके पास जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर मैं पेन को उठाकर यहाँ से यहाँ रख देती हूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ हाइट गेन कर ली है। तो इस तरह से जो भी एनर्जी किसी बॉडी के पास होती है उसकी पोजीशन की वजह से उसको हम बोलते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी। नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a body from its original state to the another state is called as potential energy contained by the body। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखा, तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन तो ये थी, लेकिन मैंने उसकी फाइनल पोजीशन क्या कर दी, ये कर दी, तो उसकी पोजीशन क्या हुई, चेंज हुई। तो इस चेंज इन पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी आई दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके वर्क डन के बराबर, यानी कि आपने कितना काम किया उसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए। तो हम क्या कहते हैं, उसकी वर्क डन, कि कितना काम किया गया। तो वर्क डन किसके बराबर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हुआ, यानी कि जितनी एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर होगी दैट शुड बी इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल when we stretch a bow, जब हम लोग किसी बो को स्ट्रेच करते हैं, then the potential energy is stored and when we release the arrow, this potential energy gets converted into the kinetic energy। जैसे कि आप तीर कमान चलाते हैं, तीर कमान चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए ये उसका डंडा है और इस तरह से आप खींचते हैं उसकी स्ट्रिंग को। तो जब आप स्ट्रिंग को खींचते हैं तो स्ट्रिंग पहले इस पोजीशन पर थी, लेकिन आपने इसको इस तरह से खींचा तो उसने क्या गेन कर ली, उसकी पोजीशन चेंज हुई। ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी और ये क्या हुई, उसकी फाइनल पोजीशन हुई। जैसे ही आपने उसको खींचा उसने कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी ली, और जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, अब यहाँ पर क्या था, आपका एरो स्ट्रिंग के साथ अटैच था, तो जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो जो एरो उस स्ट्रिंग के साथ अटैच था, तो स्ट्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली थी इसने, क्योंकि हमने इसको इस तरह से स्ट्रेच किया था। तो जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, वो पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्ट्रिंग के अंदर थी वो किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो। और काइनेटिक एनर्जी गेन करके एरो जो है वो आगे की तरफ जाएगा। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसमें चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से आप डिराइव करें। नाउ when a body is lifted to a certain height then we have to work against the gravitational force। देखिए, जब हम कोई चीज नीचे गिरी हुई है और उसको हमें उठाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी कोई चीज गिरी हुई है, अब भी अर्थ के ऊपर ही है, और हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को ऊपर की तरफ खींचना चाह रहे हैं। और हमें पता है अर्थ जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो हम जब किसी चीज को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं और अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। तो जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी, और उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी आएगी, उसके पास आएगी पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, आपने कुछ काम किया, आपने क्या काम किया, आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर इधर रखा, तो आपने कुछ काम किया, तो वो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को हम मैथमेटिकली कैसे डिराइव करें। तो हमें पता है द मिनिमम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ बॉडी
जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा इस बॉडी को ऊपर की तरफ उठाने के लिए, इट शुड बी द इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। वो किसके बराबर होगा? बॉडी के वेट के बराबर होगा, यानी कि कितना फोर्स आपने लगाया उस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए, जितना उसका वेट होगा उतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उसे ऊपर उठाने के लिए। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो वेट के बराबर है। ठीक है, फोर्स जो है वेट के बराबर नहीं, फोर्स इज इक्वल टू द वर्क ऑफ द बॉडी। कितना फोर्स आपने लगाया वो फोर्स किसके बराबर होगा? कितना आपने काम किया है। तो हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, सॉरी किसके बराबर होगा? वेट के ही बराबर होगा, सॉरी किसके बराबर होगा? वेट के बराबर ही होगा। यानी कि कितना फोर्स आपने उस बॉडी पर लगाया इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाने के लिए, तो उसके वेट के बराबर होगा। जितना वेट उतना ज्यादा फोर्स। तो वेट किसके बराबर होता है? वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी के बराबर। आप इसको ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वेट जो होता है ना वो मास इनटू ग्रेविटी के बराबर होता है। तो जितना फोर्स आप लगाएंगे उसको खींचने के लिए उतना ही उस बॉडी का वेट होगा, या जितना वेट होगा उतना ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको खींचने के लिए। हमें पता है कि W जो होता है वो M इंटू जी के बराबर होता है। ठीक है, और हमें पता है कि जो F होता है, a potential energy at height h above the earth's surface is equals to the work done by the gravitational force। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होगी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने जैसे बताया कि जितना उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कितनी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी उसके वर्क डन के बराबर होगी। तो वर्क डन कितना होता है? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू एस होता है। क्या होता है? F इंटू एस। अब यहाँ पर हमने देखा F क्या था? M इंटू जे था, M इंटू जी। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे M इंटू जी इंटू एच, या हम लिख सकते हैं इसको S को हम लोग H भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखा है तो इसने कितनी हाइट गेन की, तो हम H लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा वर्क डन का फॉर्मूला निकल कर आ जाता है M इंटू जी इंटू एच। और ये वर्क डन को हम लोग EP भी लिख सकते हैं, यानी कि इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर निकल कर आएगी दैट विल बी इक्वल टू M इंटू जी इंटू एच। ठीक है, इसको इस तरह से आप मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, यहाँ से लीजिए। नाउ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इट डिपेंड्स ऑन दी हाइट ऑफ द बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है हाइट पर। ठीक है, हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो था E के, वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी? वो डिपेंड करती है हाफ इंटू mv², इसका फॉर्मूला था। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? मास पर डिपेंड कर रही थी और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही थी। लेकिन EP यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? M इंटू जी इंटू एच। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होता। तो EP यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मास के ऊपर और हाइट के ऊपर। इसका जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली जिस ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा हाइट होगी उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका मतलब इन फैक्टर्स के ऊपर आपका पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है। अगर मास को हम डबल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगी। अगर हम हाइट को डबल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगी। अगर हम हाइट को हाफ करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। मास को हाफ करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हम उसको पढ़ेंगे। पेंडुलम क्या होता है? आप वॉल क्लॉक को देखते हैं, ठीक है, वॉल क्लॉक के नीचे एक बॉब होता है जो हर 1 घंटे के बाद एक साउंड निकालता है, टंग टंग की। तो वो साउंड किस वजह से होती है? वो साउंड होती है कि जब भी आवर चेंज होगा तो हमें वहां पर एक साउंड सुनने को मिलती है, और वो साउंड किसकी वजह से आती है? इस पेंडुलम की वजह से। इसको बोलते हैं पेंडुलम, या इसको बॉब भी बोल देते हैं। ठीक है, बॉब। तो जब when the bob of a simple pendulum,
ये सिंपल पेंडुलम है, इसका ये बॉब है। When the bob of a simple pendulum is displaced from its original position, ये इसकी मीन पोजीशन है, कि मीन पोजीशन है या इसको मेन पोजीशन बोल देते हैं। इससे जब ये इस तरफ जाएगा या जब इस तरफ जाएगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। और इस तरह के मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन भी बोलेंगे या इसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। तो ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। When the pendulum is displaced from its mean position, यानी कि इस पोजीशन से जो पेंडुलम को इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जब डिस्प्लेस किया जाता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड, तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो रेज्ड हो जाएगी। ठीक है, द वर्क डन ऑन द पेंडुलम गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कब गेन करता है वो, जब उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो अभी पेंडुलम क्या था, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर था, यानी कि मीन पोजीशन पर था। लेकिन जैसे ही आर चेंज हुआ, पेंडुलम ने मूव करना स्टार्ट किया। जैसे ही अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो ये क्या गेन कर रहा है, अभी ये पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। और यहाँ पर आकर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, when the pendulum move ahead from its mean position due to its kinetic energy, while doing so its kinetic energy reduces to zero and potential energy increases to maximum। देखिए, जब पेंडुलम यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो उसकी पोजीशन चेंज हुई। इस पोजीशन से वो क्या गेन कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आकर इसके मैक्सिमम हो जाएगी। ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। और ये क्या करेगा, वापस इस डायरेक्शन में मूव करके आएगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आते 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 जीरो हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि पोजीशन यहाँ से यहाँ चली गई है तो यहाँ पर आकर फिर से वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा। पोटेंशियल एनर्जी जो गेन करेगा तो अब किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। फिर ये इस तरह से मोशन करता रहता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंज होती रहती है। तो इस तरह से एनर्जी जो होती है किसी भी रिएक्शन में या किसी भी थिंग में, वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्म्स को चेंज करती है। एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होगी, वो अपने फॉर्म्स को किसी ना किसी फॉर्म में चेंज करती रहती है। तो इस तरह से हमने सिंपल पेंडुलम के केस में भी पढ़ा था। देन आते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पावर। क्या आता है हमारा, पावर वाला नेक्स्ट टॉपिक है। यस, पावर हमारा टॉपिक है। पावर क्या होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि आपने कितने टाइम में कितना काम किया, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। मान लीजिए कि आपने एक दिन में दो नोटबुक्स का काम किया और एक दूसरा बच्चा है जिसने एक दिन में 4 नोटबुक्स का काम किया, तो किसके पास पावर ज्यादा हुई, पावर ज्यादा हुई उसके पास जिसने 4 नोटबुक्स का काम किया। तो यानी कि पावर किससे रिलेटेड है, पावर रिलेटेड है वर्क और टाइम से। किसने कितने टाइम में कितना काम किया उसको हम बोलते हैं उसकी पावर। ठीक है, और पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, पावर में अगर हम देखते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क जो होता है यहाँ पर किस में होता है, जूल में होता है, और टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। तो हम कह सकते हैं कि जूल पर सेकंड, पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो फिर अगर हम देखते हैं पावर जो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस होता है। अगर हम यहाँ पर एफ यहाँ पर क्या है, फोर्स, और एस क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और हमें पता है v जो होता है यानी कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम v की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, या s अपॉन t की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इसके अंदर। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, f इंटू वी बन गया।
या हम F का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए होता है, ठीक है। हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था फिजिक्स के, तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन था उसके अंदर पढ़ा था F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो F की वैल्यू हम लोग m इंटू ए पुट कर देते हैं, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या आ जाता है, m इंटू ए इंटू वी। तो कभी कभार आपको पावर फाइंड आउट करने के लिए बोली जाती है और आपको मास दिया होता है और एक्सेलरेशन दिया होता है, वेलोसिटी दिया होती है, तो आप पावर का फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। अगर आपको पावर में वर्क और टाइम दिया हुआ है तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। अगर आपको पावर निकालनी और फॉर्मूला में ये चीजें गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, यानी कि क्या सिचुएशन गिवन है और क्या क्या चीजें आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली आप इन तीनों चारों में से कोई सा भी पावर का फॉर्मूला लगा के आंसर को निकाल सकते हैं। बट जो हमेशा यूनिट आप लगाएंगे वो जूल पर सेकेंड या फिर किसमें लगाएंगे, वॉट में। किसमें, वॉट में। वॉट में कैसे लगाएंगे, ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, देखिए जूल पर सेकेंड अभी हमने निकाला था, कैसे निकाला था जूल पर सेकेंड, कि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है। तो हम क्या कहते हैं कि जूल पर सेकेंड होती है, बट जूल पर सेकेंड हम नहीं लिखते हैं, हम इसको क्या लिखते हैं, वॉट, ठीक है। जेम्स वॉट करके एक साइंटिस्ट थे, उनको ऑनर देने के लिए हमने पावर की जो यूनिट रखी है वो क्या रखी है, वॉट। तो एक वॉट कितने के बराबर होगा, एक वॉट होता है 1 जूल पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। तो जो दूसरी यूनिट होती है जो कि कमर्शियल स्केल पर, ये तो बहुत छोटी यूनिट है, एक वॉट तो बहुत ही छोटी यूनिट है। एक वॉट यानी कि जो आपके घरों में जो बल्ब्स लगे होते हैं, नाइट बल्ब जो लगे होते हैं, उनकी ये वॉट, एक वॉट के होते हैं वो। लेकिन कमर्शियल स्केल यानी कि बड़े बड़े स्केल पर अगर आपको यूज करना हो पावर को, तो उस केस में हम लोग हॉर्स पावर यूज करते हैं, यानी कि एचपी। क्या यूज करते हैं, एचपी, हॉर्स पावर, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है ना वो 746 वॉट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर के अंदर कितनी पावर होती है, कितनी पावर होती है, 746 वॉट के बराबर पावर होती है उसके अंदर, ठीक है। देन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पावर को। ये तो पावर थी सिंपल, ये हमने सिर्फ और सिर्फ पावर को पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर को। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, या जिसको हम इलेक्ट्रिक यूनिट भी बोल देते हैं, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक सर्किट। किस रेट से, अभी हमने पढ़ा कि पावर को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पावर को, वर्क अपॉन टाइम बोलते हैं। पावर को हम क्या बोलते हैं, वर्क अपॉन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब यहाँ पर वर्क की जगह अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दूँ, यानी कि कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हुई किसी सर्किट के अंदर, वो हम क्या बोल देते हैं, उसकी पावर। कितने टाइम में किसी सर्किट के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हुई, वो हम बोल देते हैं उसकी इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। कमर्शियल स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है ना, वो इसको किस में मेजर करती हैं, वो मेजर करती है इसको किलोवाट आवर में। अब जो आपके घरों में मीटर लगा होता है बिजली का, ठीक है, उसमें जो आप कहते हैं ना कि आज इतने यूनिट बन गए हैं, आज इतने यूनिट बन गए हैं, हमारे महीने में इतने यूनिट की कंजम्पशन होती है, तो वो यूनिट क्या है, वो यूनिट है एक्चुअल में आपकी इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि आपके सर्किट में कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई, वो होती है इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि कितने यूनिट्स का बिल आया। तो हम इसको किलोवाट आवर में लेते हैं, ठीक है। तो किलोवाट आवर जो होता है, एक यूनिट जो होती है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। कितने, 10 यूनिट का है या 250 यूनिट का बिल आया हमारा, तो वो एक यूनिट क्या होती है, एक यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर के बराबर। और 1 किलोवाट हमें पता है कि 1000 वाट के बराबर होते हैं। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1 किलोवाट में 1000 वाट, और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास इतने वॉट सेकेंड्स की जो है वो यूनिट आती है। और हम इसको फर्दर अगर इसको हम चेंज करें तो हमारे पास इतने जूल एनर्जी, 1 घंटा, अगर हम लोग 1 घंटा 1 किलोवाट की कैपेसिटी या 1 किलोवाट पावर की कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई भी चीज या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाते हैं 1 घंटे तक, तो कितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, 3 इंटू 6 इंटू 10⁻6 जूल्स को वो कंज्यूम करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि 25 यूनिट का बिल निकालिए, तो 25 इंटू
दिस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 250 का निकालना है तो आप उसको 250 से मल्टीप्लाई करके अपना निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। दिस मीन्स दैट व्हेन अ बल्ब ऑफ 1 किलोवाट, जब एक बल्ब है 1 किलोवाट का, 1 किलोवाट का बल्ब जिसको आप 1 घंटा जलाएंगे, 1 किलोवाट के बल्ब को जब आप 1 घंटा जलाएंगे तो वो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, जो कि कितने एनर्जी के बराबर होगी? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक न्यूमेरिकल देती हूँ मैं आपको कि एक एक नहीं एक घर है जिसके अंदर 2 फैन चल रहे हैं, जिनकी पावर जो कंजम्पशन है वो कितनी पावर कंज्यूम करते हैं, से फॉर एग्जांपल 10 वॉट पावर वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एक फैन 10 वॉट कंज्यूम करता है और 2 फैन जिनकी पावर 10 वॉट की है वो हम रोज चलाते हैं, प्लस हम लोग चला रहे हैं 2 5 वाट के या 15 वाट के बल्ब चला रहे हैं, ठीक है, जिनको कितनी देर चलाते हैं हम लोग? 3 घंटे चलाते हैं दिन के अंदर। तो आपको उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन निकालनी है, कितना वो कंज्यूम करता है। तो आप कैसे करेंगे? आप इसको आपकी बुक में सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स गिवन है, आप इसको वहां से देखेंगे और इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, हमने पढ़ा फोर्स पावर के बारे में कि पावर की यूनिट क्या होती है। अगर आपको बोला जाए कि पावर की यूनिट क्या होती है तो आप उसको इस तरीके से निकालेंगे, आप वैल्यूज पुट कर देंगे कि हमें पता है कि पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, तो जूल पर सेकंड। तो इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, पर जूल पर सेकंड ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, इसकी यूनिट को वॉट लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ताकि उन साइंटिस्ट को ऑनर दिया जा सके, ठीक है। सिमिलरली हम पावर को अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं कि जब फोर्स गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, F/v वाला, या हम क्या लगा सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन और मास गिवन हो तो हम इस तरीके का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और भी इन तरीके से हम लोग पावर को निकाल सकते हैं, लेकिन यूनिट क्या लिखेंगे आप हमेशा पीछे? वॉट, ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी निकालना सीख लिया, और हमने क्या सीखा? हमने सीखा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि होता है m/g/h, ठीक है। m/g/h हमने निकालना सीखा। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी तो हमने निकालना सीख ही लिया, उससे पहले हमने किसको सीखा था? काइनेटिक एनर्जी को निकालना सीखा। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला जाए और अगर आपको मास और वेलोसिटी गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं, ठीक है। और डिराइव मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से लर्न करेंगे। उससे पहले हमने एग्जांपल्स भी देखे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन बॉडी इज ड्यू टू इट्स मोशन। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है जब कोई बॉडी मोशन में ना होकर उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसके पास, उसको हम बोलते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पोजीशन पर डिपेंड कर रही है, तो उसके अंदर 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व है, मास, ग्रेविटी एंड हाइट। वेयरएज पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करती है, ठीक है। दोनों की यूनिट सेम है, काइनेटिक एनर्जी की भी जूल रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी की भी जूल रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंसेस हैं उनके अंदर। और बाकी हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ी, देन एनर्जी की यूनिट और वर्क की यूनिट भी हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।